नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं पावर फैक्टर के बारे में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर के बारे में। जब भी हम किसी भी जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेटर की बात करते हैं तो जो पावर फैक्टर होता है या जो रिएक्टिव पावर है, इनके बारे में जब भी हम बात करते हैं या किसी एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल के किसी एक्सपर्ट से हम पूछते हैं तो वो सिंपली हमें ये कहता है कि जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा cos फाई होता है। क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो मुझे ये जल्दी से नहीं समझ में आता कि cos फाई क्या है, ठीक है। या मैं कहता हूं कि किसी सिंपल वर्ड में मेरे को समझाओ कि ये रिएक्टिव पावर क्या है, तो क्या करते हैं कि एक बियर का मग बनाते हैं और उसमें ऐसे शो कर देते हैं कि ये ऊपर जो झाग बने हुए हैं, ठीक है, ये तो होता है रिएक्टिव पावर और ये जो इसमें जो बियर है ये होती है एक्टिव पावर। जनरली हम जब गूगल पे या कहीं आप सर्च करेंगे तो ये एक जो बियर का जो ग्लास बना हुआ आएगा और आपको ऐसे समझाया हुआ होगा कि ये जो आपकी बियर है ये एक्टिव पावर है और ऊपर जो झाग है ये रिएक्टिव पावर है, ये वेस्टेज है और ये हमारी यूजफुल वर्क के लिए जो एनर्जी है वो काम आती है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको जो पावर फैक्टर और रिएक्टिव पावर के बारे में आपको कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रिकल के बारे में या बात करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर फैक्टर है उसके बारे में आपको ये समझा दिया जाता है कि ये एक्टिव पावर अपॉन हमारा अपेरेंट पावर होता है, ठीक है। ये सब कुछ मैं जब भी समझता हूँ किसी से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। ना मैं cos फाई को जानता हूँ, ना मुझे अपेरेंट पावर के बारे में पता है, ना मुझे ये ग्लास का फंडा समझ में आता है कि ये क्या बियर और क्या झाग, कुछ नहीं समझ में आता है। तो आज मैं बिल्कुल आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर के व्यू में आपको मैं समझाता हूँ कि जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर क्या होता है। तो जब भी हमारा कोई जो जनरेटर है, जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारा जनरेटर लगा होता है वो हमारा टरबाइन से कनेक्टेड रहता है और यहाँ पर एक जनरेटर है जो कि हमें 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ये जो जनरेटर है ये यहाँ पर जो जनरेटर के अंदर जो हमारा शाफ्ट है जनरेटर का जो शाफ्ट है वो टरबाइन से अटैच रहता है। तो जनरेटर के अंदर यहाँ पर हमारे पास में जो एनर्जी आती है वो आती है स्टीम से। स्टीम से ये टरबाइन घूमता है और इस टरबाइन में जो टॉर्क रहता है उससे हमारा जो जनरेटर है वो यहाँ पर जो हमारा पावर है ये पावर हमें आउटपुट पे जनरेटर से मिलता है, ठीक है। कोई भी जनरेटर जब यहाँ पर पावर जब जनरेट करता है तो ये हमेशा वोल्ट इनटू एम्पियर में करता है। जब इस वोल्ट और एम्पियर की बात करेंगे आप तो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो करंट फ्लो होगा उसका जो हम इंटू करते हैं, जब उन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारे को वोल्ट एम्पियर मिलता है और ये हमारी जो पावर है ये कहलाती है अपेरेंट पावर। ये अपेरेंट पावर है जो कि हमारी जनरेटर की टोटल पावर आउटपुट है, या हम कह दें कि ये हमारी एनर्जी आउटपुट है, एनर्जी बाय टाइम। जो हमारी पावर होती है वो हमारा एनर्जी पर टाइम, एनर्जी को जब पावर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो है पावर आता है। और ये जो पावर है जो जनरेटर से हमें पावर मिलता है यहाँ पे 3 फेज में R, Y और B में, वो हमारा अपेरेंट पावर हमें मिलता है। यहाँ पर जो अपेरेंट पावर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो अपेरेंट पावर यहाँ पर वोल्ट इनटू एम्पियर में मिला है, या जब हम बड़े जनरेटर की बात करते हैं तो मेगा वोल्ट एम्पियर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो MVA है
MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर, ये कोई भी जनरेटर का पावर है जो कि यहाँ पर जनरेट हुआ है। अपरेंट पावर टोटल पावर होता है जितना जनरेटर जनरेट कर सकता है या कर रहा होता है। यहाँ पर जो अपरेंट पावर होता है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है एक्टिव पावर और दूसरा है रिएक्टिव पावर। जो हमारा एक अपरेंट पावर है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में। तो जो एक्टिव पावर है उसको हम बोलते हैं यूजफुल एनर्जी, और जो हमारा रिएक्टिव पावर है ये हमारा वेस्टेज हम काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये वेस्टेज होता नहीं है। वो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो अपेरेंट पावर है उसमें ये रिएक्टिव पावर या एक्टिव पावर का क्या रोल है। तो जब भी हम कोई जनरेटर की बात करेंगे तो उसमें पावर का जनरेशन कैसे होता है। क्या होता है कि हमारे पास में एक मैग्नेट होता है जिसपे साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, और ये जब मैग्नेट होता है तो इसमें यहाँ पर हमारे को मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पे देखने को मिलता है। और ये मैग्नेट हम जो हमारे बड़े टर्बो जनरेटर्स रहते हैं उसके अंदर ये मैग्नेट जो हमारा रहता है ये परमानेंट मैग्नेट नहीं रहता है। ये एक ऐसा मैग्नेट रहता है जो हमारी वाइंडिंग्स रहती है उसके अंदर हम डीसी करंट का फ्लो कराते हैं, डीसी करंट फ्लो कराते हैं, और ये वाइंडिंग्स है ये हमारा एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। यहाँ साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो डीसी करंट है इसको हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या एवीआर कंट्रोल करता है, और ये एवीआर डिसाइड करता है कि हमारा एक्टिव पावर हमें कितना मिलेगा, रिएक्टिव पावर हमें कितना मिलेगा। यहाँ पर जो डीसी करंट जो हम सप्लाई दे रहे हैं ये हमें यहाँ पर जो हमारा अपरेंट पावर है वो यहाँ पर जो मिल रहा है उसमें से एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का डिसाइड यहाँ पर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर या डीसी करंट की जो सप्लाई होती है वो डिसाइड करती है। तो यहाँ पर जब आप रोटर के अंदर यहाँ रोटर वाइंडिंग्स है, यहाँ रोटर वाइंडिंग्स है, और इन वाइंडिंग्स के अंदर जब आप डीसी करंट दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर डीसी करंट दे रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि एस और एन पोल जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये जब मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है, ये जो हमारे वाइंडिंग्स रोटर वाइंडिंग्स है ये टरबाइन की शाफ्ट से कनेक्टेड रहती है। तो टरबाइन की शाफ्ट जब घूमती है तो ये हमारी जो रोटर वाइंडिंग्स है ये भी घूमती है, और ये जब घूमती है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हुआ है ये भी रोटेट करता है। तो इसके चारों तरफ हमने क्या किया, यहाँ जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग्स हमने लगा दी। स्टेटर वाइंडिंग्स के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे 120 डिग्री पे हमने स्टेटर वाइंडिंग्स लगाई। ठीक है, ये 120 डिग्री पे आपने ये आर फेज की है, ये वाई फेज की है और ये बी फेज की है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है तो यहाँ पर जो वाइंडिंग्स है, यहाँ पर जो वाइंडिंग्स है उनको ये मैग्नेटिक फील्ड बार बार कट करता है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या जो फ्लक्स होता है उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होता है, और उसकी वजह से इस वाइंडिंग्स के जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो एनर्जाइज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस मैग्नेट के रोटेट करने के वजह से यहाँ पर जो ईएमएफ जनरेट होगा इस वाइंडिंग में, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जाइज होंगे। उसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज डेवलप होता है। यहाँ पर जो वोल्टेज डेवलप होता है, जो आर वाई और बी फेज के अंदर यहाँ पे हमें 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है उसमें यहाँ पर हमारे पास में वोल्टेज डेवलप होता है,
और कुछ इस तरीके से जो हमारा जनरेटर है वो 3 फेज हमारे को इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई करता है। ये जो पावर सप्लाई करता है, तो यहाँ पर जो पावर सप्लाई होती है वो पावर हमें यहाँ पर MVA के अंदर हमें मिलती है। लेकिन जब हम आगे यहाँ पर इस 3 फेज के अंदर आगे कोई लोड कनेक्ट करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट किया है और ये लोड इंडक्टिव लोड है, जब भी हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे तो रिएक्टिव पावर डिपेंड करता है इंडक्टिव लोड पे। अगर आपका इंडक्टिव लोड 0 है तो हमारा रिएक्टिव पावर भी 0 रहेगा। ये एक आइडियल केस है। इंडक्टिव पावर आपका 0 कभी नहीं होता है, क्योंकि आपका घर का फ्रिज हो गया, आपका फैन हो गया, कोई एसी का कंप्रेसर हो गया, या कोई जो एग्रीकल्चरल मोटर हो गई, तो किसी भी तरह की जहां पर भी मोटर है या जहां पर भी वाइंडिंग्स होती है, तो यहाँ वहां पर हम कहते हैं कि वो हमारा इंडक्टिव लोड है। तो जहां पर भी हमारा इंडक्टिव लोड लगा रहेगा वहां पर हमारा रिएक्टिव पावर है वो जनरेट होगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्टिव पावर की, तो यहां पर हम डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम मोटा मोटा समझते हैं कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये वाइंडिंग्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिएक्टिव करंट फ्लो हो रही है। बैक जो करंट हम यहाँ पर जनरेटर से जो हमारी लोड की तरफ फ्लो करवा रहे थे, तो उसको अपोज करता हुआ कोई करंट है या जो पावर है वो यहाँ फॉर्म हो रहा है, और उसको हम रिएक्टिव पावर बोलते हैं। तो वो इसलिए होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर जो लोड आपने लगा रखा है, सपोज कीजिए कि आपने कोई मोटर लगा रखी है, तो इस मोटर के अंदर एक तो जो रोटर होगा उसके अंदर मैग्नेट होगा, ठीक है। और जब भी कोई मैग्नेट रोटेट करता है और उसके चारों तरफ वाइंडिंग्स होती है, ठीक है, यहाँ पर भी ये जो जनरेटर है इसमें भी क्या था कि यहाँ पर मैग्नेट रोटेट कर रहा था और इसके चारों तरफ वाइंडिंग्स आपने लगा रखी है। यहाँ जो मोटर है इसमें भी जो अब आपका मैग्नेट है वो रोटेट कर रहा है और यहाँ पर भी आपकी वाइंडिंग्स है 3 फेज की। तो ये जो रोटेशन है इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वाइंडिंग्स है, इन वाइंडिंग्स के अंदर एक इस रोटर की ईएमएफ की वजह से यहाँ पर एक रिएक्टिव करंट है वो फॉर्म हो जाएगा और रिएक्टिव पावर है वो फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर जब सपोज कीजिए कि आर वाई बी फेज की बात करते हैं, तो इनमें से हमारे पास में आर वाई बी फेज का जो हम यहाँ पर जो ग्राफ बनाते हैं वो कुछ ऐसा होता है कि अगर मान लो एक फेज की आर फेज की आप बात करें, तो यहाँ पर 0 डिग्री पे जब आपका मैग्नेट है वो यू पैरेलल है, ठीक है, उस टाइम से हम बात करें 0 डिग्री से, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें वोल्टेज फिर से 0 हो जाएगा। ये वोल्टेज और करंट का है और ये आपका टाइम का इसमें है, ठीक है। तो जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। जब हम बात करें कि हमारा पावर फैक्टर है वो हमारा 1 है, ठीक है, या रिएक्टिव पावर 0 है उस केस में। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका वोल्टेज है वो 0 होगा, जब 0 वोल्टेज होगा उस टाइम इस मोटर में, क्योंकि यहाँ पर जो शाफ्ट है वो तो रोटेट कर रही है और ये एक मैग्नेट रोटेट कर रहा है, अगर इस वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज 0 है तो ये एक रिवर्स वोल्टेज डेवलप करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टिव पावर है वो फॉर्म होगी, ठीक है। और जैसे रिएक्टिव पावर है वो फॉर्म होगी तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये अगर आपका वोल्टेज का ग्राफ है तो जो आपका करंट का ग्राफ होगा वो लेगिंग होगा, ठीक है। ये लेगिंग क्यों होगा कि जब आपका वोल्टेज 0 था तो यहां पर करंट नेगेटिव में रिएक्टिव
करंट इसमें जो है वो फ्लो कर रहा था, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ करंट है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो जब इतना वोल्टेज हम बढ़ा देंगे तब जाके हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव में आएगा। और ये जो एंगल है ये फाई इसको बोलते हैं, और ये जो कोस फाई होता है यही हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। अब ये कोस फाई क्या होता है वो देखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास में जो अपरेंट पावर है, ये हमने जाना था कि अपरेंट पावर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर। तो जब हम किसी भी अपरेंट पावर की बात करेंगे तो यहाँ पर ये अगर हमारे पास में एक्टिव पावर है तो यहाँ पर ये हमारे पास में अपरेंट पावर होगी, और ये यहां पर हमारी है जो रिएक्टिव पावर होगी। अब रिएक्टिव पावर है वो हमारी यहां पर जो मेगावाट के साथ में जो यहां पर ये एंगल बनाएगी ये है फाई, और जो कोस फाई होता है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। और ये जो पावर फैक्टर है ये हमारा बराबर होता है जो हमारा जो मेगावाट है या जो रियल पावर है, एक्टिव पावर है, जो हमारा एक्टिव पावर है डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। ये हमारा पावर फैक्टर यहां से आ जाएगा। तो जब भी हम मेगावाट जनरेट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही हमें यहाँ पर मेगावाट कम मिलेगा, क्योंकि अपरेंट पावर है वो हमारा जनरली फिक्स रहता है। क्योंकि जितना हम कोल जलाएंगे, हम जितना हमारे बॉयलर में कोल बर्न करेंगे उससे हमें अपरेंट पावर मिलेगी। उसका आपको एक्टिव पावर लेना है या रिएक्टिव पावर लेना है ये तय करता है हमारा ग्रिड। अगर ग्रिड के वोल्टेज कम रहते हैं तो हमारा रिएक्टिव पावर है ये हमारे को बढ़ाकर चलाना पड़ता है, तो हमें एक्टिव पावर कम मिलता है। और जब ग्रिड के वोल्टेज हमारे हायर साइड पे रहते हैं तो रिएक्टिव पावर बहुत कम होता है, तो यहाँ पर मेगावाट हमें ज्यादा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि ग्रिड का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर रिएक्टिव पावर की वजह से कैसे कम या ज्यादा होता है। तो हम बात करें कि अगर कोई जनरेटर है, अगर ये जनरेटर है, यहाँ V1 वोल्टेज यहाँ पर था, यहाँ आउटपुट पर V1 वोल्टेज था, और यहाँ पर आपका कोई मोटर लगी हुई है, कोई लोड लगा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पर रिएक्टिव वोल्टेज है वो V2 डेवलप हो गया। पहले आपका यहाँ पर 0 था तो जो वोल्टेज डिफरेंस था वो V1 माइनस 0 था, लेकिन अब जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है वो V1 माइनस V2 आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से V2 वोल्टेज की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, उस वोल्टेज को ड्रॉप को हमें नेग्लिजिबल करने के लिए यहाँ पर रिएक्टिव पावर, जितना ये रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा है उसको अपोज करने के लिए हमें यहाँ पर जो पावर है एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। और उस एक्स्ट्रा दी गई पावर को, जो हम एक्स्ट्रा पावर दे रहे हैं जो इस रिएक्टिव पावर को अपोज कर रही है, यहाँ पर वो ही हमारा जो वेस्टेज है वो रिएक्टिव पावर के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब जब हमारे पास में जब ये वोल्टेज, ग्रिड के वोल्टेज कम होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, MVAR इंजेक्ट करते हैं। MVAR इंजेक्ट करने का मतलब है कि रिएक्टिव पावर है वो ज्यादा दे रहे हैं। जो यहाँ पर जो पावर रिएक्टिव आ रही थी
बैक पावर आ रही थी, तो उसको अपोज करने के लिए जो हमने पावर दी उसको हम यहाँ पे एमवीआर बोल रहे हैं, और ये एमवीआर हम इंजेक्ट करते हैं तो हमारे ग्रिड के वोल्टेज है वो फिर से बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन उस केस में हमें जो यहाँ पे एक्टिव पावर है वो कम मिलेगी। अब दूसरा केस आता है कि जब हमारे पास में जब हमने एमवीआर बढ़ा दिए उसके बाद भी अगर मान लो हमारा जो ग्रिड का वोल्टेज है वो कम होता जाता है, तो उस केस में हम हमारा जो ग्रिड है उसके अंदर कैपेसिटर बैंक है वो लगाते हैं। कैपेसिटर बैंक क्या करता है कि जब भी हम बात करते हैं कि कोई भी कैपेसिटर होता है उसका काम रहता है कि एक शॉर्ट टाइम बैटरी के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमारा जो जनरेटर है उसका ये अगर मान लो कोई फेज है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये जनरेटर ये कैपेसिटर क्या करेगा कि इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, और ये एक शॉर्ट टाइम के लिए बैटरी के रूप में काम करेगा। जो यहाँ पर जो ये करंट जो जनरेट हो रहा है, रिवर्स करंट जो जनरेट हो रहा है उसको अपोज करने के लिए ये यहाँ पर जैसे यहाँ पर जो जनरेटर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, तो उस पीरियड के अंदर ये जो हमारा कैपेसिटर है ये यहाँ पर रिएक्टिव पावर को अपोज कर देगा। जो रिएक्टिव करंट आ रहा था उसको अपोज कर देगा हमारा कैपेसिटर। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास में जो रिएक्टिव पावर आ रही थी सोर्स से या लोड से उसको अपोज करने के लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर है वो इंस्टॉल कर दिए हैं ग्रिड में। तो उस केस में क्या होगा कि हमारी रिएक्टिव पावर कम हो जाएगी, रिएक्टिव पावर कम होगी तो हमें एक्टिव पावर ज्यादा मिल जाएगी। अब उसके बाद में आता है कि अगर आपका कैपेसिटर बैंक आपने लगा रखे हैं और हमारे पास में इंडक्टिव लोड भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर बैंक लगाया था उसने क्या किया था कि आपको एक लीड प्रोवाइड की थी। लीड प्रोवाइड ऐसे की थी कि जैसे यहाँ पर एक ये बैटरी के रूप में काम कर रहा था कि यहाँ से जब जनरेटर से पावर आ रहा था उससे पहले ही यहाँ पे कैपेसिटर है वो एडवांस में आगे लाइन में पावर दे रहा था। ठीक है, जो पावर यहाँ पे रिएक्टिव पावर को अपोज कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि रिएक्टिव पावर सिस्टम में है ही नहीं, तो उस केस में ये कैपेसिटर क्या करेगा, इस जनरेटर से यहाँ पर पावर एक्सट्रैक्ट करने लगेगा और यहाँ पर जो करंट होगा वो लीडिंग हो जाएगा। जब जनरेटर के अंदर वोल्टेज डेवलप नहीं हो रहा है उससे पहले ही यहाँ पर वाइंडिंग्स के अंदर है वो करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक कैपेबिलिटी कर्व होता है। जो कैपेबिलिटी कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये जो नीचे का जो पोर्शन है ये वाला हमारा लीडिंग और ये लैगिंग पावर फैक्टर का है। ठीक है, इसमें यहां पर हमारे पास में मेगावाट्स होते हैं और यहाँ पे MVAR या रिएक्टिव जो पावर है वो रहती है। नीचे की तरफ लैगिंग है, ऊपर की नीचे की तरफ लीडिंग है, ऊपर की तरफ लैगिंग है। इसको हम कैपेबिलिटी कर्व है वो हमारा बोलते हैं। जब भी MVAR ज्यादा इंजेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग का जो करंट है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर जो हमारा हीटिंग है वो भी बढ़ जाता है यहाँ पे। और जब लीडिंग आता है तो लीडिंग के केस में हमारा रोटर वाइंडिंग्स पे इतना इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो स्टेटर वाइंडिंग्स है उसके अंदर हमारे पास में करंट का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। तो ये था हमारा पावर फैक्टर, एक्टिव, रिएक्टिव पावर और अपैरेंट पावर के बारे में। और अपैरेंट पावर का जैसे हमने यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बनाया है तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी आता है। वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है कि जो हमारा जो अपैरेंट पावर है वो हमारा होगा अंडर रूट ऑफ जो हमारा एक्टिव पावर है, एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस जो हमारा रिएक्टिव पावर है उसका स्क्वायर। ये हमारा अपैरेंट पावर जो हमें मिलता है।
या इसको हम मेगावाट शो कर सकते हैं, इसको MVAR शो कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक पावर फैक्टर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट के पावर के बारे में। तो अगर ये आपका समझ में आया थोड़ा बहुत भी, तो कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि ये जो वीडियो है वो किस स्तर का था। अगर आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ हेल्प मिली इससे, या आपको लगता है कि कुछ करेक्टिव एक्शंस इसमें हो सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। थैंक यू।